आज मैं चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में आज मैं आया था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम अपना ये पंचकुला में हुआ था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये रवि कुंडली जी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान बहुत बड़ा अपने देश के लिए रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी समानता चाहते थे, समाज की जो विषमता है उसको खत्म करना चाहते थे। और बाबा साहब ने इस देश का संविधान भी लिखा है और देश का संविधान इतना मजबूत है कि देश का संविधान बदलने की हिम्मत किसमें भी नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन्होंने लोकसभा के प्रचार में नेगेटिव प्रचार किया कि संविधान बदलने वाला है और इसीलिए लोकसभा में हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार विकास का एजेंडा लेकर आगे चल रही है। लोग जिसको पसंद करेंगे उनको सत्ता में आने का अधिकार है। 50-60 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही क्योंकि जनता उनके साथ थी। अभी 2014 से नरेंद्र मोदी जी के साथ में जनता दिखाई देती है और 2024 में सभी अपोजिशन में एक साथ आकर नरेंद्र मोदी जी को हम हराएंगे। ये संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण निकालने वाले हैं। इसी तरह की प्रचार यंत्रणा पूरे गांव-गांव में फैलाने का काम किया और ज़रूर हमारा उसमें नुकसान हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगा था कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब बीजेपी को 182 सीटें मिली थी, लेकिन 1982 में बीजेपी की तो 2 ही सीट थी। मतलब 1982 में 2 सीट थी, बाद में कुछ बढ़ गई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर 182 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली। और जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, शरद यादव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, करुणानिधि, ऐसे अनेक सेकुलर नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की स्थापना की और जॉर्ज फर्नांडिस उसके चेयरमैन थे। तो तब मतलब ये सरकार बनी थी। तो नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा हमला किया। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा विकास का चेहरा था और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर जब वो रहे थे 3-4 बार, तब उन्होंने गुजरात का अच्छा विकास भी किया था। तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने 450 सभाएँ 2024 में ली और 282 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी हुई। लेकिन सरकार एनडीए की रही। 2019 में भी बीजेपी को 303 सीटें मिली, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार एनडीए की रही। अकेली बीजेपी सरकार बना सकती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं बोला कि बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार, ऐसा बोला था। और फिर नरेंद्र मोदी जी को ऐसा विश्वास था कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। देश में रोड का जो नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में रोड बहुत अच्छे बन रहे हैं और विकास का एजेंडा गति से आगे बढ़ रहा है। अनेक देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे बन गए हैं और व्यापार में हमारी प्रगति अच्छी हो रही है और हम इकोनॉमी में 5 नंबर पर आए थे। तब जब 2024 में हम इकोनॉमी में नंबर 5 पर आए थे और 2005 पर हम आने के बाद और G20 के माध्यम से पूरे दुनिया भर में भारत की चर्चा हुई थी। दूसरा, बीच में एक सर्वे हुआ था कि दुनिया के लीडरों में कौन नंबर 1 का पॉपुलर नेता है।
उसमें नरेंद्र मोदी जी को 70% दुनिया के लोगों ने अपना ओपिनियन दे दिया था कि नरेंद्र मोदी जी सबसे एक्टिव नेता है। तो ये सब कारणों से, और जो राम मंदिर का इशू था वो अनेक सालों से प्रलंबित था। यहाँ के हिंदू लोगों की मांग ये थी कि भाई जहाँ बाबरी मस्जिद है वहाँ पहले राम जन्मभूमि हिंदू मंदिर था, तो उसको डिमोलिश करके मुगलों ने वहाँ मस्जिद बनाई थी। हाँ, इतिहास है पूरा। इसीलिए अनेक सालों से हिंदू समाज की मांग थी कि भाई वहाँ राम का मंदिर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम कम्युनिटी में भी उसको सहयोग दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये जगह जो है ये राम मंदिर के लिए दी जाए, और मस्जिद जो है मस्जिद के लिए दूसरी जगह लेकर वहाँ मस्जिद बनाई जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ऐसा लगा था मोदी साहब को कि भाई हम एनडीए की तब बीजेपी की 303 सीटें और एनडीए की मिलाकर 350 सीटें थी, तो और 50 सीटें बढ़ सकती हैं, ऐसा उनको विश्वास था। इसीलिए उन्होंने अपने भाषण में बोला कि हम अभी 400 पार सीटें का करेंगे, और हर सभा में बीजेपी एनडीए वाले अब की बार 400 पार इसी तरह का नारा दे रहे थे। लेकिन उसका अर्थ अपोजिशन में ऐसा लगा है कि भाई उनको 400 सीट इसलिए चाहिए कि उनको संविधान बदलना है, और इसीलिए मतलब हमारा नुकसान काफ़ी हुआ। हमने ये नहीं विषय निकाला कि भाई मशीनें ख़राब थी या ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मुझे लगता है कि तो इसीलिए थोड़ा हमारा नुकसान हुआ। लेकिन एनडीए की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने नया भारत खड़ा करने का संकल्प किया है। नरेंद्र मोदी जी ने नया संसद भवन बनाया, कांग्रेस पार्टी के ध्यान में ये कभी आया नहीं। और अभी हर साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू, शास्त्री भवन, कृषि भवन, रेल भवन, निर्माण भवन सभी नए बन रहे, मतलब अभी नए हो रहे हैं। तो नया भारत का एक सपना नरेंद्र मोदी जी का है, और आज देश की इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है। 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 नंबर पर चाइना है, 3 नंबर पर जर्मनी है, और भारत का नंबर 4 पर अभी है। 1-1.5 साल के अंदर भारत की इकोनॉमी नंबर 3 पर जा सकती है, और हमारा लक्ष्य ऐसा है कि एक दिन भारत की इकोनॉमी नंबर 1 पर आनी चाहिए, और उसके लिए मेड इन इंडिया को बहुत बड़ा सपोर्ट करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, एमएसएमई को बढ़ावा देने का प्रयत्न हमारे सरकार का है कि जो माल हमको लगता है, वस्तु लगती है, वो सब प्रोडक्शन भारत में हो, और दुनिया में भारत एक शक्तिशाली देश खड़ा रहे। ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। और मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, लेकिन आज मेरे पार्टी का यूनिट 28 राज्यों में है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में है। मेरे पार्टी का जो नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए हैं, वहाँ मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी है, वहाँ गन्ना किसान सिंबल हमको मिला है। मणिपुर में हमारे पार्टी को लोकसभा में 2024 में 1.5 लाख वोट मिले, हमारी पार्टी वहाँ रिकॉग्नाइज है। तो अभी 2 राज्यों में अगर आरपीआई रिकॉग्नाइज होती है तो हमारे पार्टी को नेशनल स्टेटस मिलेगा। आज भारत में नंबर 1 पर बीजेपी है, नंबर 2 पर कांग्रेस पार्टी है, नंबर 3 पर आम आदमी पार्टी है, नंबर 4 पर बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन शायद बहुजन समाज पार्टी का भी नेशनल स्टेटस शायद गया है अभी, वो मतलब पूरे स्टेट में 4 स्टेट में वो मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन अभी मेरा लक्ष्य है कि भाई अगले 5 सालों में रिपब्लिकन पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हमको देना है। उसके लिए मेरी पार्टी प्रयत्नशील है। मेरी पार्टी जरूर एनडीए में है, लेकिन अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए तो इलेक्शन कमीशन ने मेरे पार्टी को गन्ना किसान सिंबल दिया था, और मेरी पार्टी ने तमिलनाडु में 18 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आसाम में 4 सीट है, केरला में 1 सीट है, और वेस्ट बंगाल में हमारे पार्टी ने 1 भी सीट नहीं खड़ी की है। पूरा बीजेपी का समर्थन हमने किया है।
और वहाँ हमें पूरा विश्वास है कि 2021 के चुनाव में ही बीजेपी सत्ता पर आने की संभावना थी, लेकिन वहाँ ममता दीदी को बहुत अच्छी सिंपैथी मिली और वहाँ ये प्रचार हुआ था कि ये मोदी शाह बाहर के लोग आए हैं और ये हमारे ममता दीदी को हराना चाहते हैं। इसी तरह का ज़्यादा प्रचार हुआ था और इसीलिए ममता दीदी का एक्सीडेंट भी हुआ था, वो व्हील चेयर पर प्रचार कर रही थी, इसलिए लोगों को उनकी सिंपैथी ज़्यादा लगी और उनको पहले से भी 21 से भी 16 से भी 21 को उनको ज़्यादा वोट मिली, ज़्यादा सीट मिली। तब नरेंद्र मोदी जी ने ममता दीदी का अभिनंदन किया था। तो तब हमने ऐसा विषय नहीं निकाला कि भाई मशीनें खराब थी या ऐसा कुछ बोगस शूटिंग हुआ है। तो जो लोगों को जिनको सत्ता में लाना है वो लोगों के हाथ में चाबी होती है। तो अभी हमारा विश्वास है कि भाई इस वक्त ममता दीदी अगर हार जाती है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए और अगर रोज जीतती है तो हम उनका अभिनंदन करेंगे। अभी 4 मई को मतलब रुझान आने वाले हैं, जजमेंट आने वाले हैं। तो 5 राज्यों में हमें विश्वास है कि 4 राज्यों में हमारी सरकार आ सकती है और उसका कारण ये है कि वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है, महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी हुए और इसीलिए वहाँ की स्थिति इतनी लोगों को ठीक नहीं लगती है। और बिहार के बंगाल के जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पहली बार देश को आज़ादी मिलने के बाद पहली बार 91.24 और इतना वोटिंग परसेंटेज हुआ है। आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद इतना वोटिंग कभी नहीं हुआ था। पहली बार 90 के ऊपर मतलब 91.24 या 27% इतना वोट वहाँ मिला है। तो लोकतंत्र तो मैंने पार्लियामेंट में 3 बार ऐसी मांग किया था कि वोटिंग कंपलसरी करने का कानून बनना चाहिए। मतलब जो आदमी क्या वो वोटर है वो हर वोटर ने वोटिंग करना ही चाहिए और 100% वोटिंग होना चाहिए। ये लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। ऐसा मैंने मेरे पार्टी की तरफ से मांग किया था। मैं कांग्रेस के अलायंस में 3 बार लोकसभा में 98, 99, 2004, 2009 तक मैं कांग्रेस पार्टी के साथ मैं रहा था। महाराष्ट्र में 3 बार मैं लोकसभा में आया था। अभी 2014 के चुनाव में मेरी पार्टी इंडिया के साथ आई और मेरे पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार उन्होंने मुझे मंत्री बनाया है और मुझे 3rd टाइम राज्यसभा अभी दे दी है। अभी मैं 14 से 20 तक मैं राज्यसभा में था, 20 से 26 तक राज्यसभा में था, अभी 26 से 32 तक मैं राज्यसभा में रहूँगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा को मानने वाली आरपीआई है। ये पार्टी छोटी पार्टी है लेकिन ईमानदार पार्टी है, इसीलिए उन्होंने हमें साथ में रखा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का विजन डेवलपमेंट का है। नरेंद्र मोदी जी संविधान को मजबूत करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के मेमोरियल के अनेक काम पूरे किए हैं। मुंबई में एक बड़ा स्मारक बन रहा है जहाँ बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जब देहांत हुआ था 26 अलीपुर रोड में, जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा था, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी के अंतिम विधि के लिए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जगह नहीं दी। मतलब यहाँ बाकी के बड़े बड़े नेताओं के स्मारक राजघाट में है, लेकिन जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा उस बाबा साहब को यहाँ जगह नहीं मिली। इसलिए बाबा साहब का अंत्य संस्कार मुंबई में हुआ था, दादर में चैत्यभूमि में हुआ था। तो मतलब उसी के बाजू में हिंदू मिल की 3600 करोड़ कीमत की जो ज़मीन है 12.5 एकड़, वहाँ बाबा साहब का बड़ा मेमोरियल नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्न से, उनके सहयोग से वह बन रहा है और 1 साल 1.5 साल के अंदर उसका काम पूरा हो जाएगा और दुनिया का एक सुंदर और बहुत इम्पोर्टेंट मेमोरियल वहाँ बन रहा है। तो इसलिए मोदी जी के कार्यकाल में संविधान भी मजबूत हो रहा है और मोदी जी चाहते थे कि भाई महिलाओं को आरक्षण मिले,
इसीलिए मतलब नया संसद भवन बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में एक अधिवेशन ले लिया स्पेशल, और उसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का बिल पास किया, और एक कानून बन गया कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण देना है। तो अभी 3 दिन का अधिवेशन बुलाया था 16, 17, 18 अप्रैल को, और उसमें मतलब ये बिल लाया गया था कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का बिल था, लेकिन उसमें सरकार ने प्रयत्न किया था कि महिलाओं के लिए 273 सीट बढ़ाई गई, और अभी पार्लियामेंट में 543 सीटें इलेक्टिव अपनी इलेक्शन की सीटें 543 है, 2 सीटें एंग्लो इंडियन की होती है, तो ऐसी 545 सीटें टोटल है, लेकिन इलेक्शन की सीटें 543 है। इसीलिए 1/3 आरक्षण देने का बिल पास हुआ था। तब कांग्रेस पार्टी सहित अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन जी, सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया था। तो अभी जो बिल आया था, तो बिल ये था कि महिलाओं के लिए 273 सीट बढ़ाई गई, और 543 सीटों में 273 सीट ऐड करेगी, और पार्लियामेंट की 1816 या 1850 सीटें बनाने का सरकार का प्रयत्न था। और उसमें डिलिमिटेशन का बिल इसलिए लाया था कि 40-50 साल के बाद, 30-40 साल के बाद डिलिमिटेशन की आवश्यकता होती है। और आजकल कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि वो 35-35 लाख, 39 लाख तक के भी मतलब होटल्स एक क्षेत्र में हैं। इसीलिए हर राज्य में जो सीटें हैं उसमें 33% सीटें बढ़ाने का एक बिल था। जिस तरह नॉर्थ के में अभी सीटें ज़्यादा ही है, लेकिन ये प्रचार किया गया कि नॉर्थ की सीटें बढ़ेगी और साउथ पर अन्याय होगा। आज भी साउथ की सीटें कम है नॉर्थ के कंपैरिजन में। तो जिस तरह नॉर्थ की सीटें बढ़ने वाली थी 33%, उतनी सीटें साउथ की भी बढ़ने वाली थी, लेकिन ऐसा प्रचार किया गया कि साउथ पर अन्याय है, और जानबूझकर इस बिल को नापास करने का काम, फेल करने का काम राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता जी या सब लोगों ने ये किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी 2/3 मेजॉरिटी के बाद ये बिल पास हो सकता है। इसीलिए हम और भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी महिलाओं को 29 में आरक्षण मिलना चाहिए, हमारा उद्देश्य था। लेकिन ये इसमें अपोजिशन ने दाव खेला है, और उनका भविष्य में जो खेला होगा, महिलाएं उनके विरोध में जाएगी। और ये 5 राज्यों के चुनाव में भी हमें विश्वास है कि अभी जो अपना दो राज्यों में जो चुनाव बाकी था, बाकी के 3 राज्यों के चुनाव हो चुके थे। तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी के चुनाव हो चुके थे। खाली वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव बाकी था, तो वहाँ भी हमारी सत्ता आ सकती है। और केरला में भी लोग नया कुछ परिवर्तन चाहते हैं। इसीलिए हमारा प्रयत्न है कि भाई 5 राज्यों में हमारी सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। खालू साहब, आपने बात की राज्यसभा की। आम आदमी पार्टी जो तीसरे नंबर की आप पार्टी बता रहे हैं, वो एलिगेशन लगा रही है बीजेपी पे कि ये हनन कर रहे हैं। इनके जो 7 राज्यसभा मेंबर अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो कहते हैं ईडी का और सीबीआई का डर दिखा के बीजेपी जो है वो पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है, सरकारें बनाने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि आरोप लगाने में कोई किसका मुंह, किसको कोई हम बंद नहीं कर सकते, हर एक बोलने का अधिकार है। लेकिन वो मतलब जो सांसद थे वो ही मतलब परेशान थे। अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलकर दिल्ली की सत्ता ली, पंजाब की सत्ता ली, लेकिन दारू घोटाले में अरविंद केजरीवाल कई दिन तक जेल में रहे। और जो सांसद हमारे साथ आए हैं राज्यसभा के, उनका कहना यह है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी अपने मिशन से हटकर अलग दिशा से जा रहे हैं, और इसीलिए हमने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। और पंजाब में भी कोई विकास करने में पंजाब के मुख्यमंत्री को इतना यश आया नहीं है, सफलता मिली नहीं है। इसीलिए वो उनका आरोप है, लेकिन हमको उनको तोड़ने की जरूरत नहीं थी। वो खुद हमारे पास आए हैं, जो हमारे पास आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं।
हमारे दरवाजे एनडीए के और बीजेपी के सबके लिए खुले हैं, जिनको आना है वो आइए। लेकिन कहते हैं मिसयूज किया जाता है, हाँ? सीबीआई का कहते हैं मिसयूज किया जाता है, ईडी का मिसयूज किया जाता है। चुनाव जिस क्षेत्र में होने वाले होते हैं, जिस राज्य में होने वाले होते हैं, वहां पर बीजेपी से पहले जो एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो जाती है। कहते हैं बंगाल में यही हुआ, अब पंजाब में ये हो रहा है, इसके बाद केरल में भी इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। ना, मुझे लगता है कि ईडी और सीबीआई हमेशा एक्टिव रहती है। कुछ लोगों को लगता होगा, लेकिन वो 12 महीने चुनाव कहाँ है कहाँ नहीं, उससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। उनके पास जो एविडेंस आते हैं उसके मुताबिक उनकी इंक्वायरी चलती रहती है। ये तो आरोप है कि भाई ये सरकार उनको ईडी का भय दिखाती है और उनको साथ में लेती है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसको डर नहीं, उसको, जिसके पास पूरे एविडेंस है, अगर वो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है और आरोप है तो अगर आरोप झूठे हैं, उनका तो सामना करना चाहिए। ईडी अगर इंक्वायरी आती भी है तो उन्होंने अपना एविडेंस दिखाना चाहिए। इसीलिए ईडी का काम 12 महीना चलते रहता है, उनका इलेक्शन से लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये आरोप तो होता है कि भाई बीजेपी ऐसा करती है, ये आरोप होते हैं। केजरीवाल जी जो सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह केजरीवाल जी जो कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर वो करें कि हम जज के ऑर्डर को नहीं मान के सत्याग्रह पे जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल सत्याग्रह पर चले गए हैं। अरविंद केजरीवाल सत्याग्रह पर चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में जस्टिस के सामने पेश नहीं होऊंगा, मैं सत्याग्रह चलाऊंगा। सत्याग्रह साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी यही कहा। हाँ ठीक है भाई, नहीं वो तो मतलब सत्याग्रह करना है तो सत्याग्रह वो कर सकते हैं, उनको अधिकार है। सत्याग्रह करने के बाद भी कभी जेल में जाना पड़ता है सत्याग्रह करते करते भी। लेकिन ठीक बात है, अरविंद केजरीवाल जी हमारे अच्छे मित्र हैं। अन्ना हजारे जी के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल एक्टिव रहे और उन्होंने दिल्ली में सत्ता ली। वो ये लोकतंत्र में बहुत बड़ी बात है कि भाई केजरीवाल जी को 70 सीटों में से 67 सीटें मिली थी। आज तक कांग्रेस और बीजेपी को भी इतनी सीटें नहीं मिली थी। तो लोकतंत्र में मतलब उन्होंने लोगों को कन्विंस किया और वो सत्ता में आए। तो उनको सत्याग्रह करने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह एविडेंस मिले थे दिल्ली में दारू घोटाले में, उनके सीएम हो, डिप्टी सीएम हो और कई लोग अंदर गए थे। तो अगर वो अंदर गए थे तो उनको कोर्ट में उन्होंने एविडेंस दिखाने की आवश्यकता थी। अगर जब कोई अन्याय कोई सरकार करती है तो कोर्ट का कोई मतलब नहीं होता है सरकार से। कोर्ट की जो कामकाज अलग चलता है, तो वो कोर्ट को एविडेंस देने में सफल नहीं हुए। मतलब घोटाले में उनका कहीं ना कहीं तो संबंध था, इसीलिए उनको जल्दी बेल भी नहीं मिला था। तो इसीलिए मुझे लगता है अगर कोई अन्याय अगर किया ऐसा लगता भी है तो अपने पास जो भी एविडेंस है वो कोर्ट में पेश करके, आजकल सभी कोर्ट ये सरकार के विरोध में होते हैं। बहुत सारे निर्णय कोर्ट के सरकार के विरोध में लगते हैं, तो सरकार का और कोर्ट का कोई संबंध नहीं होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को सत्याग्रह कर सकते हैं, लेकिन वो करे। लेकिन जो लोग हमारे साथ आते हैं उनको हम लेते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी 50 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए और उद्धव ठाकरे की सरकार जाकर वहाँ देवेंद्र अपना एकनाथ शिंदे की सरकार आई। उसी तरह अजीत दादा पवार जी बहुत दिनों से शरद पवार साहब को बोल रहे थे कि अगर आपको शिवसेना चलती है तो बीजेपी क्यों नहीं चलती है। तो मोदी जी के डेवलपमेंट के एजेंडे को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए उनके साथ जाना चाहिए। तो पवार साहब बोलते थे मैं नहीं आऊँगा, जिनको जाना वो जाए। तो फिर अजीत पवार 42 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये तो आरोप कोई करने का सबको अधिकार है, लेकिन वही हमारे पास आए थे तो इसीलिए हमने उनको लेकर हमारी सरकार बनाई थी। और बाद में जब हम इलेक्शन लड़े तब लोकसभा में तो हमारा नुकसान हुआ था महाराष्ट्र में, लेकिन विधानसभा में हमें 232 सीटें मिली 288 सीटों में से। तो लोकतंत्र में जो जिसको लोग चाहते हैं उनको लोग वोटिंग करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर ममता बनर्जी कह रहे हैं सर, कि 5 तारीख को चुनावों में मुख्यमंत्री भाजपा ने पंजाब और गुंडागर्दी राष्ट्रपति की है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि चुनावों में भाजपा ने गुंडागर्दी की है, हमारे वर्कर को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। क्या मैं समझा नहीं।
वो कह ममता रहे हैं बनर्जी कि- ने कहा है कि गुंडागर्दी की है बीजेपी ने चुनाव के अंदर गुंडागर्दी की है, हमारे हमारे workers को उम्मीदवारों धमकाया। को, वर्करों को डराया है और धमकाया। उसी के बलबूते पर सत्ता पर काबिज होना चाहती है बीजेपी। नहीं, मुझे लगता है कि डराने का काम हमारा नहीं, डराने का काम ममता बनर्जी का है। तो किसको डराने का विषय नहीं है वहाँ तो, लेकिन वहाँ की जनता का मावा व्यक्त करते हैं, ममता दीदी का मावा व्यक्त करते हैं कि उनके लोगों ने इस वक्त तो गुंडागर्दी इसलिए नहीं की कि वहाँ सेंट्रल एजेंसी बहुत बड़ी मजबूती से खड़ी थी और हर चुनाव में उनकी गुंडागर्दी ज़्यादा चलती थी। तो बीजेपी की तरफ से कोई गुंडागर्दी हुई ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ने ये बताया कि भाई हमारी सरकार आएगी तो गुंडागर्दी खत्म करेंगे। तो लोगों ने मतलब इतना वोट दिया है कि उसका फायदा हमको होगा ऐसा हमको लगता है। और ममता दीदी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। ये जो सर नतीजे चुनाव का नतीजे रिजल्ट किस तरीके किस के तरह रहेंगे? जाएंगे? पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें आ सकती है और एसआईआर का क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है कि एसआईआर इसलिए है कि एक आदमी के नाम दो दो तीन तीन जगह पर है, तो वो नाम एक जगह पर रखकर दो जगह के नाम हटाने के लिए एसआईआर था। दूसरा एसआईआर इसलिए था कि भाई जिन लोगों का डेथ हुआ है उन अनेक लोगों के नाम आज भी मतलब इलेक्शन लिस्ट में हैं, उनके नाम हटाना एक दूसरा काम था। और तीसरा काम ये था कि अनेक लोगों ने वेस्ट बंगाल में गलत पेपर देकर बांग्लादेश के अनेक लोगों ने वहाँ अपना नाम डाला है, तो वो सब एग्जामिन करके उनका नाम हटाने के लिए मतलब वो एसआईआर था। ये कोई ममता दीदी के होटल्स को हटाने का बिल्कुल विषय नहीं था। और हमारा भी कहना है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट अच्छी बनानी चाहिए। एक आदमी का नाम दो दी तीन जगह पर होता है और एक आदमी का नाम वहाँ होता भी नहीं है, ऐसा भी है। बहुत सारे लोग वहाँ बूथ पर जाते हैं और नाम नहीं इसीलिए वापस आते, ये भी बात अच्छी नहीं है। इलेक्शन ने उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, एक पते पर अगर ये 10 बाय 20 का मकान है और वहाँ 30-40 लोगों के नाम होते हैं तो वहाँ भी मतलब लिस्ट सीधी साफ सुथरी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 5 साल काम करने की आवश्यकता है, मतलब इलेक्शन के पहले। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एसआईआर इसलिए है, तो इसीलिए ममता बनर्जी का कहना है कि जो वोट काटे गए वो सब उनके वोट है, ऐसा नहीं है। कितनी सीटें आ सकती हैं सर? हाँ, तो हम सीट जिस तरह हमको 2021 में ये हुआ था कि बीजेपी की 3 सीटें थी 16 में, तो बीजेपी की 77 सीटें आई थी और बीजेपी की 95 सीटें ऐसी थी जो 1000, 2000, 3000 हारी थी। तो जो मैंने पहले भी आपको बोला कि तब ऐसा प्रचार हुआ था कि लोग बाहर के आए, उसका सिंपैथी ममता दीदी को मिली थी और कांग्रेस और कम्युनिस्टों को मिलने वाला जो वोट था वो बहुत बड़ी संख्या में ममता दीदी की तरफ आ गया और इसलिए ममता दीदी 3rd टाइम वहाँ की मुख्यमंत्री बनी। तो अभी मुझे लगता है कि 5 सालों में महिलाओं पर बहुत सारे अत्याचार हुए थे, बहुत सारे लोग रोड पर भी आए थे। एजुकेटेड लोगों में भी मतलब ममता दीदी के गुंडागर्दी के बारे में सिंपैथी नहीं है। इसीलिए हमको लगता है कि भाई इस वक्त हमें बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिल सकता है। तो 200 तक हमारी सीटें चुनकर आएगी ऐसा हमको अनुमान है। मेरी पार्टी ने एक भी सीट खड़ी वहाँ नहीं की है, मेरी पार्टी ने पूरा समर्थन बीजेपी का किया है और 200 तक सीटें हमारी 294 सीटों में से 200 सीटें हमारी आएगी ऐसा हमें लगता है। अठावले जी, ये बताइए कि जितने भी मेंबर राज्यसभा के मेंबर आपकी पार्टी में जो गए हैं अभी समझौते जैसे भी गए हैं, उनके पंजाब में सबके घरों के बाहर गद्दार शब्द लिखा जा रहा है किसी तरीके से, जितने भी गए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सभी जितने राज्यसभा मेंबर आपकी पार्टी में गए हैं उनके घरों के बाहर गद्दार शब्द लिखा जा रहा है, उसका काफी विरोध किया जा रहा है। नहीं, ठीक है, अभी विरोध तो होते रहता है। विरोध तो मतलब जिस तरह आम आदमी पार्टी के साथ लोग हैं तो जो लोग हैं इनके विरोध में आंदोलन भी कर सकते हैं और इनके पास भी लोग ये भी मतलब उनके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। तो मतलब ये जो 7 लोग वहाँ आए हैं, अपने 10 लोग जो उनके राज्यसभा में थे आम आदमी पार्टी के,
7 लोगों ने निर्णय लिया है कि भाई मोदी जी देश का विकास कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल का नंबर यहाँ लगना बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मतलब देश के विकास के लिए ना, अपने पंजाब के विकास के लिए ये 7 लोगों ने बीजेपी में आने का निर्णय लिया है। इसका मेरी पार्टी ने स्वागत भी किया है और जिसको आंदोलन करना है वो कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो देश के राष्ट्रपति को मिलने जा रहे हैं इस मसले को लेकर, और ये भी बात हो रही है कि इन राज्यसभा मेंबरों की जो सदस्यता है वो रद्द की जाए, रिकॉल की पावर होनी चाहिए। नहीं, किस मुझे तरह से लगता है देखते हैं? कि भगवंत मान मेरे अच्छे मित्र है, वो लोकसभा में भी रहे हैं जी और उनको यहाँ पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिला। लेकिन कानून ऐसा है कि भाई पहले 1/3 मेजॉरिटी से कोई पार्टी में मतभेद होते हैं तो 1/3 लोग बाहर आते तो उनकी मेंबरशिप नहीं जाती है, ऐसा कानून था। लेकिन बहुत सारे जगह पर 1/3 लोग इधर उधर जाने लगे, इसलिए बाद में कांग्रेस पार्टी के टाइम पर ही मोदी जी और बीजेपी अभी सत्ता में आई है तो कांग्रेस के ज़माने में ये कानून बना है कि 2/3 मेजॉरिटी से लोग अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में भी जो मैंने अभी बताया कि भाई एकनाथ शिंदे 56 उनके मेंबर थे शिवसेना, उसमें से 40 मेंबर लेकर इधर आए। अजितदादा पवार 54 शरद पवार के मेंबर थे एनसीपी के, उसमें से 42 लोग यहाँ चुनकर आए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने 2/3 मेजॉरिटी को ध्यान में रखते हुए उनको सिंबल दिया, जो अपना जो धनुष बाण जो सिंबल था शिवसेना का वो एकनाथ शिंदे को मिला, जो घड़ी सिंबल था शरद पवार को अजितदादा पवार को मिला। उसी तरह अभी भगवंत मान को राष्ट्रपति को मिलने का अधिकार है, मांग करने का अधिकार है, और 2/3 मेजॉरिटी का कानून रद्द करो ये भी मांग करने का अधिकार है। लेकिन वो कानून हमने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया है। इसीलिए जब तक ये कानून है तब तक उनकी मेंबरशिप नहीं जा सकती है। उनको मिलने का अधिकार हो जा, अपने प्रधानमंत्री को भी जाकर उन्हें मिलना चाहिए कि भाई हमारे लोग जो तुमने लिए वो वापस दे दो, ऐसा करने के लिए वो जाकर मिल सकते हैं, तो उनको मिलने का अधिकार है। लेकिन 2/3 मेजॉरिटी से ही वो बाहर आए तो उनकी मेंबरशिप नहीं जा सकती है। सर राज्यसभा में जो महिला सीटें आरक्षण बड़ी बिल पर- है बीजेपी की, राज्यसभा में जो सीटें बड़ी है बीजेपी की, कितना फायदा होगा आने वाले समय में? नहीं, राज्यसभा में ऑलरेडी हमारी मेजॉरिटी पहले से है और बहुत सारी पार्टियां राज्यसभा में हमें सपोर्ट करती थी। जिस तरह जगन मोहन पार्टी की पहले सरकार थी, उनके ज़्यादा मेंबर थे लोकसभा में, वो भी सपोर्ट करते थे, और नवीन पटनायक हमको सपोर्ट करते थे और हर बिल हमारा पास होता था। ये हमारे 10-12 सालों में जो पहला बिल हमारा था वो फेल हो गया, और वो इसलिए फेल हो गया कि भाई उन्होंने जानबूझकर उसको फेल किया है कि इसका मोदी जी को और ज़्यादा फायदा होगा। तो आपने जो बोला है कि 7 सांसदों का जो विलय हुआ है हाँ, मतलब उसका कितना फायदा होगा, तो मतलब अभी राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी है ही है। अभी जिस तरह बिल अगर लोकसभा में पास होता था तो राज्यसभा में भी आता था, लेकिन अभी लोकसभा में वो मंजूर हुआ नहीं है तो राज्यसभा में नहीं आता है। लेकिन आगे बिल पास होने के लिए ये 7 MP का हमको अच्छा उपयोग हो सकता है। वो उधर के MP बहुत इधर आ रहे हैं, बहुत कांग्रेस के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो उनको दिख रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी में पूरा अंधेरा है और मोदी जी के नेतृत्व में उजाला है, तो इसीलिए अंधेरे से उजाला में वो लोग आना चाहते हैं और इसीलिए भ्रष्टाचार से वो डेवलपमेंट में आना चाहते हैं। तो सबका स्वागत है। मतलब रावत साहब, पहले तो आप अंधेरे की बात की है, आप ऐसा कि जितने भी आपके पास जितने भी राज्यसभा मेंबर जो भी आए हैं, आप उनको पहले अंधेरा दिखाते हो फिर उजाला दिखाते हो, यानी कि उनको पहले ईडी की रेट आती है तभी आते हैं। खुशी खुशी आपके पास कोई ऐसा कोई राज्यसभा मेंबर कोई भी नहीं आया। अरे ईडी का रेट हर आदमी के लिए ईडी का रेट का विषय नहीं। अभी वो जो आए उनका ईडी का रेट का कुछ विषय है नहीं उनका। 4 साल पहले वो नहीं आए ना, अभी आए हैं। 4 साल पहले उन लोगों ने देखा ईडी की रेट बढ़ी तभी जाकर आए, 4 साल पहले क्यों नहीं आप में आए? नहीं, ईडी का रेट का विषय नहीं है, लेकिन हम उनको लेते हैं कि भाई
जो साफ सुथरे लोग हैं ऐसे लोगों को हम लेते हैं। वो आरोप तो होते रहते हैं लेकिन जब तक वो सिद्ध होता नहीं बिल पर जो सीटें बढ़ाने की शर्त रखी है वो क्यों है? हाँ। महिला आरक्षण बिल पर जो सीटें बढ़ाने की अरे यहाँ एक लास्ट विषय महिला आरक्षण बिल का पूछा है, तो अभी ऐसा है कि जब तक 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होता नहीं सर, तब तक विपक्ष महिलाओं ये को कहता है आरक्षण कि मिलेगा आपने अपनी नहीं। सत्ता बनाए रखने के लिए ऐसा किया है। नहीं, हमारा भी ये है कि हम महिलाओं को बताना चाहते हैं कि भाई हमको 2/3 मेजोरिटी दे दो 29 में, हम महिलाओं के लिए आरक्षण देंगे और महिलाएं हमारे साथ आएगी तो 2/3 मेजोरिटी हमको मिलेगी और सभी महिलाओं को 273 सीटें मिलेगी। और अगर आपको सीट लड़नी है कोई पत्रकारों को तो मेरी पार्टी तुम्हारे जैसे महिलाओं को टिकट देगी।